हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबी से आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के फाइनल, इस वीक के फाइनल सास बहू और सेंसेक्स की, क्योंकि कल चाचा भतीजा की बारी है। और मदद करने के लिए आज शो में अगले आधे घंटे आप में से कई लोग स्पेसिफिकली चाहते हैं कि ये हों स्क्रीन पे हमारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। दिखाइए भाई सस्पेंस कैसा। ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब जुड़ते हुए कोलकाता से। राजेश सर, गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूं आपके पास। क्विकली दिखा दीजिए रीच आउट करने के तरीके जो आप रख रहे थे स्क्रीन पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर, टोल फ्री नंबर और साथ साथ वो ईमेल आईडी सब स्क्रीन पर आ जाएगा। बहुत सारे लोग आज जुड़ने वाले हैं, तो एक काम करें, क्विकली से आपको थोड़ा सा निफ्टी दिखा देता हूँ। कल क्या हुआ था, इंट्राडे में हायर थ्रेशोल्ड को चैलेंज करने जा रहे थे अपन। वो 25,200 के ऊपर गए थे, 25,222 तक। ऐसा लगा मामला ठीक है, वहां से मुनाफा वसूली आई। आज शुरुआती डेट में जितना दमखम दिखाया वो 25,200 तक गए, फिर वहीं इंट्राडे मुनाफा वसूली। और अब वो चैनल जो है ना, उसके लोअर थ्रेशोल्ड को चैलेंज करने आज उल्टा मामला है। आज हम 25,000 को चैलेंज करने चले गए थे, वहां से थोड़ा बहुत सुधरी स्थिति, लेकिन वीक मार्केट्स हैं। एक्सपायरी का सेशन सामने आपके चल रहा है, ब्रेथ कमजोर है। कल आज सुबह में इंडिकेट बता रहा था कि कई दिनों बाद ऐसा भी हुआ था, ध्यान रखिएगा कि मिड कैप स्मॉल कैप दोनों, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्सेस दोनों लाल में बंद हुए थे पिछले कई दिनों से आउट परफॉर्मेंस के बाद। और आज वो वीकनेस और बढ़ रही है, 1:2 का रेशियो है। कल स्क्रीन पे कुछ मोमेंटम स्टॉक्स ठंडे पड़ रहे थे, आज काफी सारे पॉकेट्स हैं जो ठंडी पड़ती हुई नजर आएंगे आपको। खैर, मार्केट्स ठीक हैं, अभी भी कंसोलिडेशन कंटिन्यू कर रहा है, अभी भी रेंज में ही है। अभी भी जिस पुट राइटर्स के जोन की अपन चर्चा कर रहे थे, 25,000 का जोन साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पुट राइटर्स, उसकी सैंक्टिटी डिफेंड कर रहे हैं। यहां से 25,000 से थोड़ा सा वीक हुए तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ाएगा। देखते हैं, नजर रखूंगा उस पर मैं। लेकिन अब अपन सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर देते हैं। डॉक्टर साहब, कौन कौन रेडी है दिखाइए स्क्रीन पे। डॉक्टर साहब मूड में नहीं दिख रहे। चलिए, पुणे। अच्छा, वैसे आज अपने को ना अलवर जाना है, फलटन जाना है। फलटन हो गया मेरे ख्याल से सतारा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में ही होगा। चंडीगढ़, पुणे, बहुत जगह जाना है भाई। अलवर से साक्षी जी आपको स्क्रीन पे नजर आएंगी और पुणे की लाइन एस्टैब्लिश हो गई है। पुणे से भावना मैम स्क्रीन पर है। साक्षी जी, गुड आफ्टरनून मैम। साक्षी मैम, पहला सवाल आज के लिए कौन सा? सर, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि मैंने टाटा स्टील का स्टॉक लिया हुआ है। 1 ईयर हो गए अभी तो। 151 रुपीज में लिया था, 50 क्वांटिटी। तो सर अब मुझे क्या करना चाहिए? और साक्षी, लिया ट्रेडिंग वाला मामला था जो कमा के नहीं दिया ज्यादा, या फिर लिया ही लॉजिक से था कि लंबी अवधि के लिए रखूंगी? सर वैसे तो लॉन्ग टर्म के लिए ही सोच के लिया था। अपने भाव पे खड़ा है, 1 साल का इंतजार कर लिया है, कुछ कमा के नहीं दिया राजेश सर। 1 साल हो गए, लंबी अवधि का सोच के रखा था, रखना है नहीं रखना टाटा स्टील? वही सर समझ नहीं आ रहा। हाँ राजेश सर, क्या करें? गुड आफ्टरनून आशीष जी। हाय सर। जो भी महिला मित्रगण पैनल में ऑलरेडी मौजूद हैं, सबको नमस्कार। और जहां तक टाटा स्टील की बात है, एक शानदार कंपनी है, शानदार कैपेसिटी है। न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी कामकाज फैला हुआ है। कुछ दिक्कतें विदेशी कामकाज को लेकर के थी, लेकिन इस बार के तिमाही नतीजे अगर आप देखेंगे तो बहुत शानदार नतीजे आए। करीब करीब दुगना जंप आया कंसोलिडेटेड बॉटम लाइन में, 12,000 करोड़ की बॉटम लाइन आई। और जो दिक्कत है वो जो विदेशों में दिक्कत थी, वहां पर वो ईएफ का नया प्लांट लगा रहे हैं, जो कि जुलाई 2025 तक शायद कम ऑपरेशंस चालू हो जाएगा, तो वहां से नंबर अच्छे हो जाएंगे। दूसरे, मैं ये कहना चाहूंगा कि मेटल सेक्टर में जहां डिमांड बनी हुई है, खास करके स्टील में, इस बात को मद्देनजर कि इंफ्रास्ट्रक्चर रियल्टी में बढ़त है। लेकिन ये चीज ध्यान रखनी होगी कि ये बहुत ग्लोबल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि वोलेटिलिटी बहुत बनी रहती है। तो अगर आपकी लंबी अवधि का नजरिया है, जैसे कि आप बता रही हैं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल बनी रहे। 180 का टारगेट रखें साल भर में, और इस वक्त बने रहने की सलाह रहे।
साक्षी मैम, आप कह रहे थे लंबी अवधि के लिहाज से 1 साल रुक लिए और कुछ कमा के नहीं दिया, लेकिन होपफुली आने वाले 1 साल में 180 तक जाने की तैयारी कर रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखो अगर आप चाहो तो। टाटा स्टील होल्ड है इन लेवल्स पे। पुणे जा रहा हूं भावना लंजेवार जी के पास। भावना मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मुंबई में बारिश आना बंद हो गई, मानसून चला गया। पुणे में आ रही है कि अभी रुक गया वहां पे भी? नहीं, चल रही है। आ रही है बारिश? अभी आज नहीं है, पर रोजाना होती है। लेकिन वो मानसून वाली फीलिंग नहीं आ रही। बीच में आई थी महाराष्ट्र में, राजेश सर पता नहीं क्या हुआ, 10 दिन से मामला ठंडा पड़ा है। आईएमडी ने कहा है कल से पुणे में येलो अलर्ट है, देखते हैं लौटती नहीं लौटती बारिश। भावना मैम, पहला सवाल कौन सा? मुझे वोडाफोन आइडिया के बारे में पूछना है। मेरे पास 2418 शेयर्स है विद एन एवरेज रेट ऑफ 10.24। तो मुझे पूछना था क्या स्ट्रेटेजी करनी चाहिए। क्यों लिए थे? ट्रेडिंग के हिसाब से लिए थे या सोचा था लंबी अवधि में बहुत कमा के देगा वोडाफोन? ये आईपीओ के टाइम लिया था। तब आईपीओ के टाइम? स्टार्टिंग में ही जब आया था तभी लिया था। कितना टाइम हो गया वोडाफोन? ये 1 साल मर्जर हुआ था, आइडिया था क्या आपके पास पहले? आइडिया था। यस। मतलब जमाने हो गए। 1 साल। कितने साल हो गए होंगे इस बात को? 1 साल हो गया। आई, ये तो फिर एफपीओ की बात कर रहे हो आप? एफपीओ के आसपास लिया है? यस। ओके ओके, तब ठीक है। तो आप उन लक्कियों में से हो जो ज्यादा नुकसान नहीं झेल रहे। नुकसान सभी झेल रहे हैं इसमें, लेकिन फिर भी राजेश सर 10 साढ़े 10 का माल है, 7 के नीचे मामला चल रहा है, अभी भी कोई होप है नहीं। हम रिटेल वैसे होप राइड करते रहते हैं इस तरह के स्टॉक्स के साथ। क्या करूं वोडाफोन आइडिया? निकलूं, गलती हो गई, एक्सेप्ट कर लूं? देखिए, ये चीज की खास वोडाफोन की हमने चर्चा आपके साथ कमाई का अड्डा में कई बार करी कि रिटेल फंसा हुआ रह गया वोडाफोन आइडिया में, और जबकि अगर सामने देखो तो कमाल के रिजल्ट्स दिखाए जियो ने और एयरटेल ने। एयरटेल की बात की जाए क्योंकि लिस्टेड है, तो उसकी प्राइसेस दुगने तिगने हो गए और वोडाफोन आधे हो गए। तो दिक्कत यही है कि रिटेल सस्ते के चक्कर में यहाँ फंसा हुआ रह गया। लेकिन इस वक्त भी देखेंगे तो हालत बहुत खराब है। एजीआर ड्यूज में कोई रिलीफ मिली नहीं, रीपेमेंट मार्च 26 से चालू हो जाएगा, डेट में कोई ब्रेक थ्रू है नहीं, और एनुअल कैश शॉर्टफॉल है, और जो इनकी केपेक्स के प्लानिंग है 500 550 बिलियन की, वो भी मुझे लगता है दिक्कत आएगी। मार्केट शेयर लगातार लूज हो रहा है। आरकूज में भी देखेंगे तो इंडस्ट्री में सबसे नीचे है। तो मुझे लगता है कि हालात कोई बहुत उम्मीदजनक है नहीं। अब इनका ऑलमोस्ट आधा हो गया है। अब इसको मैं ट्रेडिंग के नजरिए से अगर कहूँ तो इसमें मैक्सिमम लॉस आपका 4 रुपया तक आ सकता है। तो अगर आप 2-2.5 रुपया और देख सकती हैं तो बनी रहे स्टॉक में, और कोई भी उछाल 8 8.5 तक आता है तो वहां निकल जाए। लॉस तो होगा, लेकिन लॉस मिनिमाइज करके निकलना है तो थोड़ा सा बने रहें। 8 8.5 के जोन पे वोडाफोन आइडिया अगर आता हुआ दिखे तो मैम निकलिए इस काउंटर से। सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी सही लिखा है प्रोड्यूसर साहब ने, ये है आपके लिए। चंडीगढ़ से ज्योति झा जुड़ती हुई। ज्योति मैम तो साक्षात दिखने वाली थी, फोन लाइन पे जुड़ रही है। क्या हुआ ज्योति मैम? सर मेरा लिंक ही ओपन नहीं हुआ, बहुत बारी ट्राई करी, हुआ ही नहीं। अरे कोई ना, किसी और दिन आपको साक्षात दर्शन भी हो जाएंगे आपके। आज चलो आप फोन पे। पहला सवाल कौन सा ज्योति मैम? सर मेरा पहला एनएमडीसी का है, जो मेरा 9,000 शेयर है, 40.70 रुपए साथ। एनएमडीसी 40 रुपए? एनएमडीसी स्टील? हाँ, एनएमडीसी स्टील होगा। हाँ, एनएमडीसी स्टील। हाँ, और ये क्या ज्योति मैम क्यों लिए हुए हैं अपन ने? ट्रेडिंग वाला है कि ये किसी ने आइडिया दे लंबी अवधि के लिए रख लो? ली थी मैंने। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए ली थी। कितना टाइम हो गया लिए हुए? 1 साल हो गया। उस समय 40 रुपए पे लिया था, एवरेज करते करते उसके बाद 40.70 तक के लिया था। 9,000 भर लिए आपने एवरेज करते करते। और ये आइडिया कहाँ से आया था कि लंबी अवधि के लिए अट्रैक्टिव है और खरीदते जाओ? किसने बोला था? मेरे हस्बैंड करते हैं शेयर मार्केटिंग का काम, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। तो वो अभी शो में तो आ नहीं सकते, इसलिए मेरे थ्रू वो पूछवा रहे क्वेश्चन। अभी बैठे हुए हैं हस्बैंड साथ में? हाँ जी, बगल में ही है। ऑफिस नहीं गए? वो शेयर मार्केट, दिन भर शेयर मार्केट में रहते हैं क्या? हाँ, शेयर मार्केटिंग का काम करते अरे हैं। वाह, तो एक्सपीरियंस है। एवरेज करके बढ़िया भाव पे ले आए, भाव टू भाव चल लिया है। राइट सर, क्या करें अब? क्वांटिटी अच्छी खासी 9,000 है हमारे पास, करना क्या है एनएमडीसी स्टील में? देखिए, एनएमडीसी स्टील की अगर बात की जाए तो कंपनी एनएमडीसी से डिमर्ज हुई थी,
छत्तीसगढ़ के स्टील प्लांट को चलाने के लिए। और कुछ महीनों पहले ऐसी खबरें आई थी कि शायद कोई स्ट्रैटेजिक सेल हो। इस बात अगर देखें तो लगातार नुकसान में कंपनी बनी हुई है। मार्केट कैप सिर्फ 11,000 रुपए का है, लेकिन एसेट्स इनके पास 35-36 हजार रुपए के हैं। तो इनका, मेरा कहने का मतलब ये है कि अंडर वैल्यूड तो है, लेकिन जब तक इसमें कोई कॉर्पोरेट एक्शन नहीं होगा तब तक कोई बड़ी बढ़त की उम्मीद नहीं है। इन लेवल्स पे चूंकि ये भाव बैठी हैं, और अगर ये इंतजार करना चाहें सिर्फ इस बात का कि कब प्राइवेटाइजेशन होगा, कब क्या होगा, तब मैं निकलूंगी फिर मुनाफे में, तो अलग बात है। पर इस वक्त तो अगर इनको उतना इंतजार नहीं करना है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से 41 रुपया 42 रुपए के आसपास निकलना चाहिए, और इस पैसे को कोई अच्छे स्टॉक में निवेश करें, जहाँ की कम से कम डाउनसाइड भी थोड़ा सा रिस्क तो इक्विटी में रहता ही है, बट फिर भी क्वालिटी स्टॉक्स में बनी रहे जहां आपको कम से कम रिटर्न की उम्मीद रहेगी। एक जो अच्छा स्टॉक में बने रहा जा सकता है, लंबी अवधि के लिए शिफ्ट किया जा सकता है, वो तो मैं अभी एसबीएस स्टॉक पिक में राजेश सर से ले रहा हूँ। एनएमडीसी स्टील 41-42 के आसपास निकल जाइए। 41-42 दूर नहीं है, बल्कि आज इंट्राडे में आज शुरुआती वहीं से हुई थी स्टॉक की, फिर मामला ठंडा पड़ा था, तो वो जोन्स पे आए। इस बार निकलें भाई, दूर हों स्टॉक से, ज्यादा बेहतर है। पलटन से करिश्मा सलीम सैयद जी जुड़ती हुई। करिश्मा मैम हाय, गुड आफ्टरनून करिश्मा मैम। गुड आफ्टरनून सर। मैम हाय, सवाल पहला करिश्मा मैम। जी मैंने आइडिया लिया है 30,000 7.25 हम सब रिटेल ही फंसे हुए। अभी हम, पता है आप नहीं आई थी तब तक आइडिया की चर्चा कर रहे थे, तब वो 10.5 की खरीद थी, आपकी 7.25 की पकड़ लेता हूँ खरीद। और करिश्मा मैम क्यों लिया था आइडिया? ये अभी गिर रहा था तो सोचा कि चल जाएगा इसलिए ले लेती हूँ भर भर के, ऐसा? हाँ हाँ। 2,10,000 रुपये तो डाल ही दिए आपने इसमें, और हो रहा है 30 पैसे का लॉस। क्या पूछूं, अभी निकल जाऊं या बने रहूं, ऐसा पूछ लूं? क्या बने रहने लायक स्टॉक है कि नहीं? बना कितनी देर तक रहना है, मतलब प्रॉफिट कब आएगा क्या? ऐसा राजेश सर ने थोड़ी देर पहले कहा था कि 8 साढ़े 8 के आसपास आपको तो प्रॉफिट भी हो जाएगा, उस जोन पे निकलना है। राजेश सर इनके लिए वही है क्या, 8:30 तक रुके और निकलने हैं, ऐसा? बिल्कुल, क्योंकि फंडामेंटली इसमें कुछ कहने को है नहीं, तो पूरी बात नहीं दोहरा के मैं बस सिर्फ इतना ही कहूंगा कि 4 रुपए का स्टॉप लॉस रख लें और 8 साढ़े 8 का टारगेट रख लें और बनी रहे स्टॉक। आर का स्टॉप, 8 साढ़े 8 का टारगेट, 50-50 मामला है इसमें भी, लेकिन ठीक है 8:30 के आसपास निकल जाइएगा मैम। लकीली आपको शायद वहाँ पे आपकी बाइंग प्राइस ठीक है तो आपको तो मुनाफा हो जाएगा अगर 8:30 तक गया ये स्टॉक तो। पर इस बार निकल जाइएगा, इंतजार मत करिएगा स्टॉक में ज़्यादा, लक को ज़्यादा टेस्ट नहीं करने का है। रेड साहब अगला कौन? ओके, अब चला जाए साक्षी के पास वापस, अलवर राजस्थान। साक्षी मैम अगला सवाल। जी सर। सर आप कोई सजेस्ट कीजिए मुझे कि मुझे और आगे क्या लेना चाहिए। बैठे रहो आप फिर थोड़ी देर, एसबीएस स्टॉक पे कभी ले लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। एक तो आइडिया आएगा, यही सवाल है कि और भी कोई? वो तो ग्रांटेड है, वो वैसे ही सब, हम सबका सवाल वही है क्या खरीदना है, वो राजेश सर सबका सवाल का जवाब दे देंगे। अगला कोई स्टॉक हो तो बताओ। सर एक मेरा जीएम एयरपोर्ट करके है, उसमें मेरा लॉस चल रहा है। जीएमआर एयरपोर्ट होगा? हाँ जी सर, जीएमआर एयरपोर्ट। कितने पे लिया हुआ है? सर ये 91 के समथिंग लिया हुआ है। राजेश सर क्या करें भाई? इस वक्त बने रहने की सलाह रहेगी, हालांकि वैल्यूएशंस थोड़े ऊपर के लेवल्स पे लग रहे हैं मुझे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एयरपोर्ट्स का जो बिजनेस है अच्छा चल रहा है, जिस तरह के ट्रैवल टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। और आज ये ऐसी खबरें थी कि शायद अदानी के जो एयरपोर्ट बिजनेस है उनके भी आईपीओ वगैरह आएंगे, तो वहां पर थोड़ी सी स्टॉक की री रेटिंग हो जाएगी। तो इस वक्त बने ही रहने की सलाह रहेगी। हमारा टारगेट इसमें 95 रुपए का है आने वाले 9 से 12 महीने में, तो बनी रहे स्टॉक। आउट ऑफ सिलेबस पूछ डाला, एसबीआई था शायद, खैर ठीक है, हो गया। भावना मैम अगला सवाल। मुझे आरईसी लिमिटेड के बारे में पूछना है। मेरे पास 54 शेयर्स है एट एन एवरेज ऑफ 495। 495 के भाव पे आरईसी। और भावना मैम आइडिया क्या था लेने के पीछे? तब सजेस्ट किया हुआ था कि आरईसी काफी अच्छा चलेगा। सर क्या करें, 85 का लॉस हो रहा है। देखिए, डिपेंडिंग ऑन टाइम होराइजन, स्टॉक बहुत अच्छा है, कंपनी अच्छी है, रुक सकते हो कि भावना मैम लंबी अवधि के लिए?
पावर का डिमांड बना हुआ है, तो इसलिए आरईसी पीएफसी जैसे स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेंगे। मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि जो उनका एयूएम इस वक्त 5 ट्रिलियन का है, वो FY30 तक 10 ट्रिलियन कर लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इनके नंबर्स भी और सुधार होता हुआ नजर आएगा। एसेट क्वालिटी स्टेबल है, एनआईएम स्टेबल है, डिविडेंड अच्छा देती है। तो अगर आपको समय की पाबंदी ना हो तो मैं कहूंगा बनी रहे स्टॉक। करिश्मा मैम, अगला सवाल। सीमेंट लिया है मैंने 550 पे, 50 क्वांटिटी। अंबुजा सीमेंट्स 550 पे। जी। कल तो इसमें शायद डिविडेंड भी आए, कल अदानी ग्रुप के कई सारे स्टॉक्स में शायद एग्स डिविडेंड भी आएंगे सारे के सारे। अंबुजा सीमेंट्स भाव टू भाव चल रहा है। राजेश सर क्या करें, कैसी लग रही है अंबुजा सीमेंट? सीमेंट को लेकर आज सुबह कुछ फंडामेंटल एक्सपर्ट्स बुलिश थे। अंबुजा प्रिफर्ड पिक के तौर पे है क्या उस स्पेस की? देखिए, बुलिश हम भी है सीमेंट स्पेस पे, और सारी पूरे पैक पे हम लग रहा है कि इस सेक्टर में कुछ अच्छा आने वाले दिनों में रिटर्न बैठ सकता है। खास अंबुजा की बात की जाए तो चौथी तिमाही के नतीजे बहुत अच्छे आए थे, उम्मीद से बेहतर आए थे। एक तो कॉस्ट कम हो गई, रियलाइजेशन अच्छे हो गए, कुछ नई एक्विजिशन उन्होंने की पेन्ना सीमेंट और सांगी को लेकर के, कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, तो बने रह सकते हैं स्टॉक में। लेकिन हमारी पसंद, जैसा कि आपने पूछा इस पूरे पैक में, तो लार्ज कैप में हमारी पसंद अल्ट्राटेक ही रहेगी, और मिड कैप स्मॉल कैप की बात की जाए तो हम वहाँ बिरला कॉर्प, मंगलम सीमेंट, ये दो रिकमेंड कर रहे हैं। पसंद है भाई, होल्ड करिए मैम इसको। ज्योति मैम, अगला सवाल एनएमडीसी स्टील के बाद। सर मेरा दूसरा है ADSL, जो कि मेरा 198 रुपए का खरीद है, वो 3000 ADSL। जी सर, 198 रुपए। एलाइड डिजिटल सर्विसेज। हाँ जी सर। नहीं, आपने किस भाव बोला? 198 रुपए का खरीद रेट है, यही होगा। 3000 शेयर है। अलाइड डिजिटल, ठीक है। 190। राजेश सर ट्रैक करते हो क्या अलाइड डिजिटल आप? देखिए, ये स्टॉक बहुत लाइमलाइट में आया था कुंभ मेले के समय में, जिस समय सीसीटीवी सर्विलियंस का इन्हें कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिला था और लोगों को लगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा, तो इस वजह से बहुत से रिटेल इसमें आ गए। आईटी मैन्युफैक्चरिंग, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, लेकिन पिछले तिमाही में भी अगर देखें तो 7 करोड़ के आसपास का लॉस आया है। इस वक्त इन्हें करीब 430 करोड़ का पुणे सेफ सिटी का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आए हुए हैं, वहां से कुछ नंबर्स आए तो सुधार हो जाएगा। इस वक्त तो मैं यही कहूंगा कि एक बहुत मामूली लॉस में आप बैठी हैं। अ, हो सके तो निकल जाएं, या फिर थोड़ा इंतजार कर ले, 198-200 तक आए तो निकल जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि इस वक्त आईटी के रुझान उतने बेहतर है नहीं कि मिड कैप में रहा जाए। आईटी में रहना है तो आप इन्फोसिस, टीसीएस, यहाँ पे ध्यान दें। ओके, इस नोट पर साक्षी जी, करिश्मा जी, ज्योति जी, भावना जी, थैंक यू सो मच सबका जुड़ने के लिए। ज्योति मैम, किसी दिन आपको साक्षात जोड़ेंगे, आज नेटवर्क एस्टैब्लिश नहीं हो पाया, सॉरी उसके लिए। राजेश सर, हाउसफुल देखी क्या? हाँ या ना बोलो अभी आप। ना, सेफ खेले हो इस बार। सेफ बहुत नहीं तारीफ थी उस पिक्चर की, इसलिए नहीं गए क्या? नहीं, कुछ काम था उस दिन, तो हाँ। मैंने विचार किया है कि इस संडे को जाएंगे, क्योंकि इस हफ्ते और कुछ जब इतना सुन लिया उसके बाद भी जाओगे आप? नहीं तो आपको रिव्यू कहाँ से देंगे फिर? तो फिर 2 हफ्ते बाद रिव्यू देने का फायदा क्या? आपको आज देना चाहिए था। तो हो सकता है आज रात को देख लूं, कल कमाई का अड्डा में दे दूं। चलिए डन है, ठीक है। पर कमाई के अड्डे में अपन दोनों रूबरू नहीं हो रहे होंगे, लेकिन ठीक है, रिव्यू इंतजार करेंगे राजेश सर का। हालांकि मैंने बहुत पढ़ सुन लिया है, तो डर के मारे में तो गए ही नहीं। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पर राजेश सर की SBS स्टॉक पिक लेकर लौटेंगे। चलिए भाई, ब्रेक के बाद स्वागत है SBS स्टॉक पिक की बात। नेक्स्ट आप स्टिंग दिखाइए, राजेश सर को रखिए स्क्रीन पे। राजेश सर, आज का प्रिफर्ड पिक कौन सा? देखिए, आज का SBS स्टॉक के लिहाज से हम इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग के साथ जाना चाहेंगे। अगर आप देखें तो भारत की सबसे बड़ी डक्टाइल आयरन पाइप की कंपनी है, जिसकी 7,25,000 टन पर एनम की कैपेसिटी है, और 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और आंध्रा में। आंध्रा की यूनिट इन्होंने श्रीकालाहस्ती का अधिग्रहण किया था, उसके बाद इनकी आंध्रा में भी प्रेजेंस हो गई। खास बात यह है कि इनके एक छोटा यूनिट फिटिंग्स का भी है, DI फिटिंग्स का, जो बहुत हाई मार्जिन बिजनेस है, वहां से अच्छे पैसे आते हैं। दूसरे एक्सपोर्ट करते हैं, इनके 50% के आसपास की प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होती है, फिर वो चाहे साउथ ईस्ट एशिया हो, मिडिल ईस्ट हो, यूरोप हो, प्राय सभी जगह हो रहे हैं।
इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, जिससे इनकी लागत बहुत कम पड़ती है। दूसरी इंटीग्रेटेड प्लांट होने के कारण से इनकी सेंटरिंग, कह लीजिए कोक ओवन, ब्लास्ट फर्मेंस, सब इनका खुद का है, तो कॉस्ट का बहुत बेनिफिट है। और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो ऊपर के लेवल से बहुत टूटा हुआ है, वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है। चौथी तिमाही के नतीजों में एक अच्छा जंप आया, 226 के सामने 284 करोड़ की बॉटम लाइन आई। हमें लगता है कि इतनी करेक्शन के बाद स्टॉक में अच्छा अपसाइड बनता है। कम से कम टारगेट 150-55 रुपया का आने वाले 6 से 9 महीने में हो सकते हैं, तो यहाँ हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि हमने हमारे क्लाइंटों को भी ये रिकमेंड कर रखा है। ओके, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स लेकर आए राजेश सर आज। थैंक यू राजेश सर जुड़ने के लिए आज। चलिए इस नोट पर आज के शो में इतना ही। अपनी अगली मुलाकात 1:27 पे नो योर कंपनी में होगी। और नो योर कंपनी में असल में दो चीजें इंटरेस्टिंग कवर करूंगा। भारत फोर्ज, इनके वो वीसी और जॉइंट एमडी साहब से मुलाकात, और दूसरा एक आईपीओ खुल रहा है ओसवाल करके, उस पे पैसा लगाना है या नहीं लगाना, इस पर भी बातचीत है।